Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the continuation part of our chapter number 18 price rise and consumer awareness जो भाई हमने last time देखा था उसमें हम continuous आज देखने वाले हैं. See what I previously taught you was price rise. What is price rise? हमने वो देखा था कि दो टाइप के price rise होते हैं, एक beneficial prices होता है और एक नेगेटिव प्राइस राइज होता है. ठीक है, मतलब बेनिफिशियल प्राइस राइज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसके बारे में बात करी थी. और जो फास्ट एकदम तुरंत ही प्राइस राइज हो जाता है और उसके सामने सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाता है, ठीक है, या मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए. फिर हमने बात करी थी रीजंस ऑफ प्राइस राइज की, जिसमें हमने पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात की थी, मॉनेटरी सप्लाई, जहां पे तीन अलग अलग रीजंस थे मॉनेटरी सप्लाई में कि भाई नए मनी को जनरेट करके हम प्राइस राइज करवा सकते हैं, या नया मनी जब जनरेट होता है तो प्राइस राइज हो जाता है. इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसे सर्कुलेट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइस राइज होता है. और उसके बारे में हमने बात करी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब बैंक बढ़ा देती है, जब वो लोन देती है, ठीक है, क्रेडिट देती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम कर देते हैं, डिक्रीज. ओके, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे डिक्रीज है, तो टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब कम कर देती है जब लोन पे इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, ठीक, तो लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, और इस वजह से प्राइस राइज हम बोल सकते हैं कि हो रहा है. चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम, प्राइस राइज और किस वजहों से हो रहा है, व्हाट आर अदर रीजंस ड्यू टू विच प्राइस राइज इज अकरिंग इन आवर इंडिया, और या कोई भी कंट्री में. तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 1.9% पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, 1.9% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. तो टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ था, 121 करोड़ इन 2011. ये स्पीडी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से 2001 में एक इम्बैलेंस कंडीशन बन गया था, ठीक है. तो एक इम्बैलेंस होने के कारण, डिमांड और सप्लाई का ये पूरा इम्बैलेंस होने के कारण शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हुआ और फिर वो प्राइस राइज हुआ. पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. प्राइस राइज का ये कारण कैसे है? तो देखिए, इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में डिमांड है, ठीक है, और गवर्नमेंट को एनकरेज करना है कि भाई एक्सपोर्ट करिए, जाओ एक्सपोर्ट करिए, वहां पे अवेलेबल है. और इस वजह से क्या होता है, लोग जो यहाँ पे जो चीज बनाते हैं उसमें 90% एक्सपोर्ट कर देते हैं पैसा कमाने के लिए. तो वहां पे अब अपने इंडिया में क्या बेचेंगे, समझ में आ रहा है? अगर मैं 100 सेब बना रहा हूँ, 100 एप्पल्स बना रहा हूँ, और वो 100 एप्पल्स में से 90 एप्पल्स में अमेरिका तो दे दूंगा, 10 एप्पल क्या हमारी कंट्री खाएगा क्या? समझ में आ रहे हैं? तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लोकल और इंटरनल मार्केट में. यहाँ पे का जो मार्केट है उसमें वो चीजें खुटने लगती है, ठीक है, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इस वजह से होता है प्राइस राइज. पॉइंट 4, देखो भाई, रॉ मटेरियल का हाई प्राइस होने से भी प्राइस राइज होता है. इसका मतलब ये हो गया कि जब रॉ मटेरियल का शॉर्टेज जनरेट होता है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज जनरेट होने के बाद हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा. रॉ मटेरियल का शॉर्टेज जनरेट होने के बाद वो शॉर्टेज हो जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं है, तब जितना है उसका भाव बढ़ जाएगा, और उसका भाव बढ़ेगा, उसके साथ साथ वो चीज जो बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा. समझ रहे हैं? तो प्राइस राइज बढ़ जाएगी भाई, प्राइस इंक्रीज होगा, वो चीजों की प्राइस इंक्रीज होगी. और दूसरी बाजू जो वही लोग जो ये गुड्स बनाते हैं वही लोग कंज्यूमर्स भी हैं, ठीक है. तो मतलब अगर कुछ बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज होगी. और दूसरी साइड कुछ सैलरी वैलरी का सब डिमांड खत्म होगा, डिमांड कम होगा, या मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, सैलरी उनका बढ़ जाएगा, तो और पैसे खर्च करेंगे वो, तो वापस से यही चीज गोल गोल घूमेगी. तो ये पूरा जो विशियस सर्कल है, ये जो भयानक सर्कल है प्राइस राइज का, वो चलता ही चला जाएगा, ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल के कारण वही चीज होती है. चलिए, यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, ब्लैक मनी के बारे में बात करते हैं. ऊपर वाला जो पॉइंट था ना बेटा, रॉ मटेरियल वाला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ. देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो प्राइस राइज का ये जो रीजन है वो इस वजह से है कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप साबुन बना रहे हैं, ठीक है, तो साबुन को बनाने के लिए आपको अगर कुछ चीज चाहिए, मान लीजिए नीम का साबुन है तो नीम चाहिए. अब ये नीम नहीं है तो क्या करेंगे, शॉर्टेज आ गया तो क्या करेंगे, झाड़ से तोड़ के लाएंगे. वो जो है वो नीम की बात नहीं कर रहे, हम केमिकल वाला नीम की बात कर रहे हैं.
ठीक है, साबुन तो केमिकल वाला ही होता है, मतलब जो होता है, मतलब सारे नहीं होता, अपने को पता नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भाई मान लीजिए कि आप, अरे मान लीजिए आप मोबाइल फोन बना रहे हैं, ठीक है, अब मोबाइल फोन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 10,000 रुपए है, मोबाइल फोन आप बना रहे हैं, अब रॉ मटेरियल उसके अंदर मान लीजिए वो बैटरी लग रहा है, वो बैटरी जो होती है वो रॉ मटेरियल के रूप में लग रही है, वो बैटरी मान लो 500 रुपए की, अब वो उसका बैटरी नहीं है, एम आई वाले, वीवो वाले सब रो रहे हैं बैटरी चाहिए, एम आई वाले बोले 500 ज्यादा दूंगा, 1000 दूंगा बैटरी लाओ, तो देखो प्राइस राइज होगा, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ेगा और बैटरी 1000 रुपए की हो जाएगी। अब उस वजह से क्या होगा, वो एम आई का फोन 10 का बिक रहा था, अब 11 का बिकेगा, समझ रहे हैं, उसका भाव बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अभी वही लोग जो एम आई के अंदर काम कर रहे हैं, मान लीजिए वही लोग एम आई का फोन भी खरीद रहे हैं, और जब वो डिमांड रखेंगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाई है, प्राइस राइज तो बहुत हो गया, हमारी कुछ महंगाई कितनी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ाई है यार, और जब ये सैलरी उनकी बढ़ जाती है, एमआई वाले बढ़ा देते हैं, तो वही प्रेशर वापस से वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ जाएगा। वो एमआई का फोन 11,000 का है, ठीक है, वो पगार निकालना है ये सारे एम्प्लॉयज का, तो क्या होगा, वो 12,000 का कर देगा, तो ऐसे प्राइस राइज होगा वो कॉमोडिटी का, तो ये पूरा साइकिल चलता ही जाएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, टैक्स बचाने के लिए कई सारे इकोनॉमिकल डीलिंग्स, इकोनॉमिक व्यवस्था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग बुक में नहीं दिखाई जाती है। कई लोग अपनी जो एक्सेस इनकम है, ज्यादा इनकम है, ठीक है, वो छुपा के रखते हैं। ऐसी इनकम जो अकाउंटिंग बुक में नहीं लिखा हुआ है, उस पर टैक्स भरा जाता नहीं है। इस अनरजिस्टर्ड इनकम को बोलते हैं हम ब्लैक मनी। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स आप नहीं भर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप कब को डर लगेगा कि भाई अब डर लगेगा पकड़े जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, वो पैसे स्टोर करके नहीं रखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको यूज कर लें, ऐसा आप सोचते हैं। फिर वो क्या करेंगे, इतने सारे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं ब्लैक मनी में, तो घर वर ले लेंगे भाई, बड़ा सा घर लेंगे, बड़ी सी गाड़ियां लेंगे, नौकर चाकर रखेंगे, बड़ा मतलब, तो ये सारी चीजें होंगी। जो आपको जरूरत नहीं है वो सारी चीजों पे भी आप पैसा डालेंगे। 5 बंगले ले लिए, बताइए, तो 5 बंगले का क्या जरूरत है, अगर आप 3 ही जन है या 4 जन है या 2 जन है, तो 5 बंगले की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। तो अनवांटेड थिंग्स खरीद रहे हैं लोग ब्लैक मनी से। अब यही ब्लैक मनी जो है वो प्राइस राइज के लिए भी सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो चीजों का उनको जरूरत नहीं है। अब जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रही है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि भाई मैं गया बंगलो लेने, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करी और कुछ पैसे जमा करके, वो बंगलो जितने पैसे जमा करके मैं गया बंगलो लेने। अब ये ब्लैक मनी वाले जो लोग हैं, वो लोग ने वो बंगले खरीद लिए, अपना फालतू पैसा डालने के लिए उसके अंदर खरीद लिए। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो वो चीज है ही नहीं, तो शॉर्टेज जनरेट होगा उसका, और शॉर्टेज जनरेट होगा, ठीक है, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो वापस से प्राइस राइज होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइस राइज कैसे करता है। देखो, गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप हैं, ये सारी चीजों का एक सपोर्ट प्राइस डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस मतलब इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्राइस का पूरा जो कामकाज होता है वो पूरा संभालते हैं वो। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वो पास करके ये सारी चीजों का एक सपोर्ट प्राइस नक्की करे। जैसे अभी लेटेस्ट में, अगर मुझे एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारा जो गेहूं है या चावल है, तो जो फार्मर्स होते हैं उनको मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए पर क्विंटल, या पर वो जो 20 kg या जो भी होता है, ठीक है। तो एक सपोर्ट प्राइस निश्चय किया जाता है कि भाई इससे कम तो नहीं देंगे, इस इतना मिलेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी तो इतना देगी, समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है भाई, ये अपने फार्मर्स को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, तो एक अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है भाई कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के भाव बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो फार्मर्स को अगर ठान लो कि फार्मर्स को पहले 10 मिलते थे, गवर्नमेंट बोले 15 मिलने ही चाहिए, तो 5 रुपए का जो बोझ है वो हम पे, मतलब कंज्यूमर पे आएगा जो वो खरीद रहा है। आगे 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 जाके वो 5 रुपए का जो बर्डन है वो जाएगा सीधा कंज्यूमर पे। मतलब पैसे तो कंज्यूमर ही भरने वाला है, वो चीज तो कंज्यूमर ही खरीदने वाला है ना, तो बर्डन तो उस पे ही आएगा।
ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा भाई? इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा, सपोर्ट प्राइस आपने डिसाइड किया है, लोगों के पास, फार्मर के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट प्राइस राइज होगा, वही हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और ये प्राइस राइज, तो गवर्नमेंट, दस गवर्नमेंट ओनली गिव्स बर्थ टू प्राइस राइज, तो वो गवर्नमेंट ही प्राइस राइज करवाती है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं हम, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखो प्रोडक्शन जो है, वैसे ही अगर भूकंप भूकंप आ जाए, या ऐसा पैंडेमिक आ जाए, या ड्राउट पड़ जाए, रेनफॉल हो जाए, है अर्थक्वेक आ जाए, तो ये सारी जगहों पे, ये सारे समय पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये तो हमने भी देखा है। देखो कोरोना वायरस वाला जो समय गया, उस समय के अंदर लॉकडाउन का पीरियड था पूरे इंडिया में। अब उस वजह से जो मेन चीजें थी, जरूरियत की जो चीजें थी, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता था, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता था। और जैसे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जंग हो गई, रायट हो गया, मूवमेंट हो गया, स्ट्राइक हो गया, कहीं पे लॉकआउट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब ये सारी जगहों पे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो मतलब नहीं काम करते हैं, जंग हो जाता है या दंगे फसाद हो जाते हैं, तो सब बंद हो जाता है, शट डाउन, लॉकडाउन। तो ये एक सप्लाई में एक माइनस पॉइंट बन जाता है, समझ रहे हैं? लॉकडाउन में अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो कई सारी ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, जो आप पहले खरीदते थे और मिलती थी, वो लॉकडाउन में नहीं मिल पाती थी। जैसे मान लीजिए मैं मेरी ही बात करता हूँ, मुझे पार्ले जी बहुत पसंद है, तो पार्ले जी का जो बड़ा पैकेट होता था गोल्ड वाला बढ़िया सा, वो गोल्ड वाला पैकेट लॉकडाउन में मुझे कभी मिला ही नहीं। इतना डिमांड उसका होता होगा? नहीं, डिमांड तो जितना था उतना ही है, समझ रहे हैं? डिमांड जो था उतना ही है, लेकिन सप्लाई कम हो गया, समझ रहे हैं? वो पार्ले का फैक्ट्री थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो मतलब सप्लाई कम हो गया, अब तो वो बना ही नहीं रहे हैं, तो हमको मिलेंगे कैसे? समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सब प्राइस राइज का एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि प्राइस राइज नहीं हुई ऐसी प्रोडक्ट्स में, जो प्रोडक्ट्स लॉकडाउन में शॉर्टेज में थी। चलिए देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे हमको सप्लाई कम मिलता है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, एपिडेमिक है या अर्थक्वेक है, या रेनफॉल पड़ गया, या ड्राउट आ गया, ठीक है, या वॉर राइट मूवमेंट हो गया, कुछ लॉकआउट हो गया, लॉकडाउन हो गया है, तो सप्लाई कम हो जाता है। अब यहाँ पे सप्लाई जो कम हो जाता है, उसकी वजह से सप्लाई तो कम हो जाता है, उसके साथ साथ पैसे सबके पास रहते हैं, अपने खिसे में पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, वापस से प्राइस राइज हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। देखिए भाई, आप सबको मालूम है स्मगलिंग क्या होता है, आप सबको मालूम है ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है काला बाजारी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग मतलब दबा के रखना, जब भाव बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, ये धंधा जो होता है ये गलत होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी प्राइस राइज कई बार आपको महसूस करने को मिलती है, देखने को मिलती है। देखो कई सारी बार हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा जाती है कुछ चीजों पे, है, तो मतलब अब मान लीजिए कि भाई सोने पे सोने पे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, ठीक है, तो लोग क्या है गले में पहन के घुस जा रहे हैं, हमारा है करके, ठीक है। तो ये एक गलत बात हो गई, इसको हम स्मगलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर अगर टैक्स से बचना चाहते हैं, तो जो भी कामकाज करते हैं टैक्स से बचने के लिए, फॉरेन कंट्री से यहाँ पे कुछ चीजें लाके रख देते हैं, या अपने लिए कुछ लेके आते हैं, या बेचने के लिए कुछ लेके आते हैं, ठीक है, और टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आप सीक्रेटली लाते हैं। अब वो सीक्रेटली लाते हैं, ठीक है, उसकी वजह इसको हम बोलते हैं स्मगलिंग। वो सारी चीजें पे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलता है और अपने यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात, हम बात करते हैं होर्डिंग की। देखो भाई, होर्डिंग क्या होता है? मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, समझ रहे हैं, आप दुकानदार हैं, मान लीजिए आप बेच रहे हैं चावल, आप बेच रहे हैं चावल, समझ रहे हैं? अब क्या हो रहा है सुनिएगा। अब भविष्य में, फ्यूचर में, मान लीजिए 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, चले 30 दिन के बाद आपने सोच लिया कि ये जो चावल का दाम है, वो चावल का दाम बढ़ने वाला है,
₹15 बढ़ेगा पर किलो, समझ रहे हैं? ₹15 पर किलो दाम बढ़ेगा चावल का। तो आपके पास पड़ा हुआ है 100 किलो चावल। आपने सोचा कि यार अभी आप ₹15 पर किलो में बेचें। सुनिएगा ध्यान से, चावल का अभी जो भाव है वो है ₹20 किलो, अनुमान लगाइए। ₹20 किलो का अभी का भाव है। तो आपने सोचा कि यार ये ₹20 किलो का जो भाव है, ठीक है, उसको हम ना बेचें, अभी ना बेचें, 1 महीने के बाद बेचें। आपने क्या सोचा कि भाई 1 महीने के बाद बेचते हैं। क्या होगा 1 महीने के बाद? आपको ₹15 वही चावल का ज्यादा मिलेगा। यस और नो? वही चावल का ₹15 ज्यादा मिलेगा। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं? आपकी दुकान पे चावल लेने के लिए बंदे आ रहे हैं, इंसान आ रहे हैं चावल लेने। मैडम आ रही है चावल लेने के लिए। मैडम बोलती हैं कि भाई चावल दीजिए, 10 किलो चावल दे दीजिए। हम बोल रहे हैं बहन जी अभी नहीं है, महीने बाद आएंगे। क्या बोलेंगे? अभी नहीं है, महीने बाद आएंगे। अब महीने बाद वो मैडम जी वापस आती हैं। वापस आने के बाद 10 किलो चावल लेके जाती हैं, जो भाव है ₹15 बढ़ चुका है। यहाँ पे वो जो बिजनेसमैन है, वो जो आदमी कमा रहा है, ठीक है, वो जो बिजनेसमैन पैसे कमा रहा है, वो गलत तरीके से कमा रहा है। जब उसको चाहिए था तब उसको क्यों नहीं दिया, आपके पास होने के बावजूद? क्योंकि आपने ऐसे चीज सुनी, ऐसे रूमर्स सुने, ऐसे प्रेडिक्शंस सुने कि भाई प्राइस राइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं होर्डिंग। समझ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं होर्डिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई? सप्लाई पे प्रेशर बन जाता है। अब सप्लाई पे प्रेशर बन जाता है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियसली प्राइस राइज होगा, एक स्कैरसिटी जनरेट होगी, शॉर्टेज होगा सप्लाई का। अब प्राइस का कमोडिटी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो ये एक अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। अनड्यू का मतलब कि एक फालतू एडवांटेज ले रहे हैं लोगों का, इसको हम बोलते हैं होर्डिंग, या तो इसको प्रॉफिटियरिंग भी बोलते हैं, प्रॉफिटियरिंग। समझ रहे हैं? तो होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, प्रॉफिटियरिंग है, ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के अंदर जनरेट होती है, और ये प्राइस राइज का जो पूरा फैक्टर है वो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है भाई? वाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड। प्राइजेस क्यों कंट्रोल करने चाहिए हमको? फर्स्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट तो हम नीचे देखेंगे। वाई प्राइजेस क्यों कंट्रोल क्यों करने हैं? प्राइजेस देखिए, कंटिन्यूस प्राइस राइज होता ही रहेगा, ठीक है। तो अपने इकोनॉमी के जो लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनके पास पैसे जितने भी हैं उनमें खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। प्राइस राइज होता ही रहेगा। मान लीजिए प्राइस राइज हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। मान लीजिए ₹5 का पार्ले जी का पैकेट है भाई, प्राइस राइज हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। 5 का हो गया 10, 10 का हो गया 15, 20, 25, 50, 100। हालत खराब हो गई। अरे अपने खींचे में ₹5 का सिक्का था, छोटा बच्चा गया ₹5 का सिक्का दे के पार्ले जी खरीदने, भाई बोलता है और ₹95 दीजिए। अब तो ₹100 का हो गया है। हालत खराब हो जाएगी लोगों की, लोग गरीब हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्राइस राइज इसलिए हमको कंट्रोल करना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे हमको जो पॉइंट्स दिए हैं वो कंट्रोल करने के पॉइंट्स नहीं दिए। यहाँ पे हमको जो बताया है वो इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज है, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आप यहाँ पे ऐसा बड़ा सा लिख दीजिए, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऊपर अपने टेक्स्ट बुक में इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है? जब आप पढ़ने बैठे, जब आप रिवाइज करने के लिए बैठे, तो आप यहां से पढ़ सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे बढ़वा देते हैं भाई। चलिए पॉइंट नंबर 1, द विशियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूसली because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand, lives of poor and middle class people become miserable। अब ये जो पूरा प्राइस राइज का ये जो भयानक जो पूरा सर्कल है, सर्कल को गुजराती में हिंदी में क्या बोलते हैं भाई?
गोल, ये पूरा जो सिस्टम है प्राइस राइज का, ये पूरा सिस्टम कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, उसके साथ साथ गोल गोल घूम रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसी की इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। अब ये चीज होती रही, प्राइस राइज चल रही है। वो जो नीचे है पुअर, गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, उनका क्या क्या करने का, उनकी जिंदगी तो हलाल हो गई ना भाई, समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, rate of savings and capital generation decreases due to price rise. Production of capital generation decreases due to price rise. Production of necessary commodities decrease. New business, industries, employment stops. प्राइस राइज के कारण सेविंग्स का रेट कम हो जाता है। सेविंग्स का रेट मतलब अब अगर प्राइस राइज बहुत है तो हम कम सेव कर पाएंगे ना, यस और नो। अपना अपना बैंक अकाउंट है, मान लीजिए आपके एक बैंक अकाउंट है, अब आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप सेव कर रहे हैं पैसे, प्राइस राइज हो रहा है, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो सेविंग्स कम होगी आपके बैंक में। पहले आप मान लीजिए हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए या 5000 रुपए सेव कर पा रहे थे, अब नहीं कर पाते, अब कम कर पाते हैं। मान लीजिए 5000 कर रहे थे तो अब 2000 कर पाते हैं, क्योंकि भाव बढ़ गए, प्राइस राइज हो गया, पैसे खर्च हो रहे हैं। इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से वो जो बैंक्स है उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं होगा। बैंक तो क्या काम करती है, आपका सेविंग आपके पास से लेके और मतलब दूसरों को लोन देती है, उसमें से वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो ये सारी चीजें वो करती हैं। प्राइस राइज की वजह से ये सारी चीजों, ये सारे बैंकों के पास वो पैसे नहीं होंगे, सेविंग्स कम होगी तो पैसे भी कम होंगे, अब लोन भी कम दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं या कोई कंपनी जो बड़ी होना चाहती है या कोई बिजनेस है जो बड़ा होना चाहता है, उसको बड़ी लोन की जरूरत है लेकिन मिल नहीं रही है। क्या हो रहा है भाई, मिल नहीं रही है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल जनरेशन। कैपिटल मतलब पैसा, कंपनी को चलाने के लिए या बिजनेस को खोलने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा लगता है, वो कहां से लाए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल जनरेशन, कि भाई बैंक के पास से लेके आए हम पैसा। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन भी कम हो जाएगा, कैपिटल जनरेशन भी कम हो जाएगा, मतलब कि वो कंपनियां जो हैं वो बैंक के पास से उतना लोन नहीं ले पाएगी। उससे साथ साथ क्या होगा, वो जो काम करने वाली थी, वो जो चीजें बनाने वाली थी वो कम बना पाएगी। मान लीजिए थोड़ा लोन मिल गया, उनको 50 की जरूरत थी लेकिन 15 ही मिला लोन, समझ रहे हैं। तो 15 में मान लीजिए कि भाई वो 5 मशीन लाने वाले थे तो एक ही मशीन लाएगा भाई। बना रहे हैं साबुन तो कितने बनेंगे साबुन, 5 मशीन जितने तो एक मशीन में नहीं बनेंगे ना भाई। तो नेसेसरी कमोडिटीज जो है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जो चीज वस्तु हमको डेली जरूरत है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो नए बिजनेस हैं, नई इंडस्ट्री है, ठीक है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल पाएगी, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये पूरा सर्कल बहुत ही भयंकर है। पॉइंट नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा। हमारे यहाँ पे अगर प्राइस राइज हो रहा है तो वो लोग देख रहे हैं प्राइस राइज हो रहा है, ये कंट्री जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, ठीक है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इसमें थोड़ी ना हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो स्टेबल नहीं है, उनका प्राइजेस या उनके प्राइजेस प्रॉपर नहीं है, तो हम थोड़ी ना उसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा, ऐसा सोच के फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और इसकी वजह से गुड्स का इंपोर्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, लोग इंपोर्ट करवाने लगते हैं चीजें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो बिजनेसेस नहीं बनते हैं, बिजनेसेस नहीं बनते हैं तो वो चीज हमको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और इसी वजह से बाहर को भी डॉलर वॉलर पे करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में हमको पे करना पड़ेगा, और एक नया प्रॉब्लम जनरेट होगा पूरे गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी एक बड़ा लफड़ा है भाई, प्राइस राइज का इफेक्ट है प्राइस राइज का। पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस सो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड, living standard of the people deteriorates, the poor becomes poorer। तो जो जरूरत की चीज वस्तु है उसका प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, स्कैरसिटी जनरेट हो रही। अब वो स्कैरसिटी जनरेट हो रही है, उसकी वजह से भाई लोग जैसे रह रहे हैं उससे ज्यादा कम नीचे लेवल पे जाएंगे भाई, समझ रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका कम हो जाएगा, पीपल लोग जो है हमारे वो खत्म हो जाएंगे, मतलब पुअर बिकम्स पुअरर, भाई गरीब होते जाएंगे और लोग, ठीक है।
Point number 5, as the production cost of goods increases in the country, they become expensive. So the cost of export goods increases. Comparatively, import goods become cheap in the market. As a result, exports decrease and imports increase. Balance of exchange is tough. देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं पॉइंट नंबर 5 से। प्रोडक्शन कॉस्ट जब हमारे चीजों की बढ़ेगी, मान लीजिए आप साबुन बना रहे हैं तो आप 25 रुपए में बना रहे हैं, 25 रुपए में बना रहे हैं, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, मान लीजिए 35 हो गया, 35 का हो गया, पहले 25 का बनाते थे, तो ये एक्सपेंसिव हो गया है, महंगा हो गया भाई। 35 का साबुन तो बहुत हो गया ना, घिसना ही तो है और क्या करना है। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स का जो है वो इंक्रीज होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है उसमें भी भाव तो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट भी करेंगे तो 35 पे ही करेंगे ना, उससे कम थोड़ी ना करेंगे हम। एक्सपोर्ट करेंगे तो 35 रुपए में ही करेंगे एक साबुन। कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, वो अमेरिका का जो साबुन है वो यहाँ पे 25 में मिल रहा है, इंपोर्ट किया हुआ यहाँ पे 25 में मिल रहा है। लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वाला साबुन तो छोड़िए, इंपोर्ट वाला जो साबुन अमेरिका है वो यूज करने लगेंगे। 25 का मिल रहा है भाई, क्यों नहीं लेंगे। तो 25 का जो साबुन है, जैसे देखो हमारे अभी अभी ये मोबाइल फोन में वही लफड़ा हो गया ना, इंपोर्ट सस्ता है हमारे मोबाइल फोन में। अगर मोबाइल फोन मार्केट की बात करें तो चाइना से जो फोन बनते के आते हैं वो सस्ते हैं हमारे फोन से। अब इस वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो हमारा कम हो रहा है। हमारी मोबाइल फोन्स, हमारी जो इंडियन कंपनियां थी वो टूट चुकी थी, और इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। चाइनीज फोन आ रहे हैं लगातार आ रहे हैं, वीवो आ रहे हैं, ओप्पो आ रहे हैं, रियलमी आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, एमआई आ रहा है? तो ये सारी चीजों से क्या हो रहा है भाई, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है पैसा, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ये तो हमने पॉइंट नंबर 6 देखा ही देखा कि भाई गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे, मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास मतलब और नीचे चले जाएंगे प्राइस राइज की वजह से, और अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, फिर चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, मर्डर करेंगे, क्राइम करेंगे, बेटिंग करेंगे, है होर्डिंग करेंगे, प्रॉफिटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड, ये सारी चीजें करने लगेंगे। और इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी खराब हो, मोरल डिग्रेडेशन, हमारी सोसाइटी सड़ जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये 10 एक ये तुरंत बढ़ने वाला जो प्राइस राइज का पूरा जो है ना बात, ऐसा होता है कई सारी कंट्रीज में, एक इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है ये। तो बहुत ही जरूरत है भाई कंट्रोल करने की प्राइस राइज को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार ये आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।